दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बेयर एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहे हैं प्रश्न वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा और मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट इतने प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लें। इसमें से ही तकरीबन आपको 80 से 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि मेरा पुराना अनुभव रहा है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से भी कुछ एक आध इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊं। वैसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर जस्ट चेक कर लीजिए लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम में, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा में। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने नोटिफिकेशन बेल में प्रेस किया है लेकिन ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो उसे ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि देखिए, ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम 2 बार यानी कि 2 साल लगातार पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि ज्ञान की परिभाषा दीजिए। दूसरा है नॉलेज से ही रिलेटेड। तो आप देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, समान रूप से एक ही तरह से दिखने वाले प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। दूसरा है ज्ञान की 2 परिभाषाएं, ज्ञान के प्रकार। तो आप देखिए ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके 2 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण में आने वाली बाधाएं। अब आप बोलोगे कि मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक आप कवर कर लो। मैं कोई आपको मैं पेपर सेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अनुभव है मेरा मैं वो बता रहा हूँ कि अगर आप सिंपल ये क्वेश्चन करके जाते हो तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, जैसे आप और हम कर रहे हैं, इसमें क्या बाधाएं आती है वो। व्हाट इज़ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम क्या है। जैसे कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो या आप किसी दूसरी भाषा में बात, तो उस भाषा को सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। मीनिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस, देखिए अधिगम थी, पहले हम लोग बात कर रहे थे भाषा अधिगम की, और अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लर्निंग प्रोसेस का अर्थ, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया को परिभाषित करना। तो नॉलेज एंड करिकुलम में इसी तरह से प्रश्न आपको देखने गए। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा नए टाइप का प्रश्न आपको लगेगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। आप देखेंगे कि बालकों और प्रौढ़ यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनमें उनको जो शिक्षा दी जाती है उसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा। उसके बाद व्हाट इज़ एवरीडे कॉन्सेप्ट, शिक्षार्थी के प्रतिदिन का संप्रत्यय, यानी एवरीडे कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हो। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल में मैंने इसके बारे में नोट्स भी बनाए हैं, वीडियो भी बनाया। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। तो शिक्षार्थी के प्रतिदिन संप्रत्यय का अर्थ होता है कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उससे हम कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं किसी विषय के बारे में। उदाहरण के लिए जब हम रात को सोते हैं तो हो सकता है उसके वैज्ञानिक कारण अलग हों, लेकिन हमने अपने दादी से, नानी से, दोस्तों से, भाइयों से, किताबों में, मूवीज़ में देखकर अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट बनाया होगा कि रात क्यों होती है, रात को चंद्रमा क्यों निकलते हैं और सुबह सूरज क्यों उगता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे खुद के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मैं आपको साधारण भाषा में बता रहा हूँ, इसे हम एवरीडे कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। राइट, देखिए राइट स्टेप्स ऑन कॉन्सेप्ट। स्टेप यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है ना किसी चीज़ को लेके, अगर आपको लगता है कि ये पेपर टफ है, ये पेपर इजी है, वो बहुत ही मनोरंजक है, तो आप कब कह पाते हो कि ये चीज़ मनोरंजक है, आप कब कह पाते हो कि ये विषय टफ है, या आप कब कह पाते हो कि ये विषय सरल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट सरल का, अच्छा का, मनोरंजक का आप बनाते हो, ये कैसे बनाते हो, कैसे इस स्थिति में इस निष्कर्ष पे आप पहुँचे कि ये कठिन है, ये सरल है या ये आसान है। तो इसी तरह से आप जो भी कॉन्सेप्ट बनाते हो वो चरण दर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होता है, और फाइनल जो आप निष्कर्ष निकालते हो वो होता है आपका कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आपको लिखना है। मीनिंग ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान का अर्थ, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जान लेना, उसके बारे में वास्तविकता से परिचित हो जाना जो है संज्ञान कहलाता है, कॉग्निशन कहलाता है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ओपन स्कूल सिस्टम, देखिए आजकल क्या है, ओपन स्कूल सिस्टम भी काफ़ी प्रचलित है। तो इसमें अगर हमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सीसीटीवी है, ऑडियो है,
इनके प्रयोग से किस तरह से जो ओपन स्कूल है यानी कि जो मुक्त विद्यालय होते हैं उनको किस तरह से संचालित किया जा सकता है, और मुक्त विद्यालय की जो संरचना है या मुक्त विद्यालय के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसमें किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को सीख सकते हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से रखिएगा। मीनिंग ऑफ नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, धमकी रहित अधिगम वातावरण का अर्थ। धमकी रहित अधिगम वातावरण क्या है? ऐसा वातावरण जहाँ की बच्चे खुशहाल वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में, बिना किसी डर के, संकोच के, भय के चीज़ें सीख सकें, शिक्षक से अपने मन की जिज्ञासा दूर करने के बारे में प्रश्न कर सकें। अगर किसी चीज़ में उन्हें कुछ नया विचार आता है, किसी विषय को लेकर उनकी दृष्टिकोण अलग है, तो उस बात को सबके सामने रखने में उन्हें कोई झिझक ना हो, डर ना हो। अगर एक ऐसा वातावरण बच्चों को उपलब्ध होता है तो ऐसे वातावरण को हम धमकी रहित वातावरण कहते हैं। मीनिंग ऑफ नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होता है एजुसेट। एजुसेट का मतलब होता है एजुकेशनल सैटेलाइट। तो ये भारत का एक शैक्षिक उपग्रह है जिसका उद्देश्य भारत के कोने कोने तक सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षा का प्रसार प्रचार करना था। एजुसेट की सहायता से भारत में दूरदर्शन के माध्यम से जो है शिक्षा दर्शन, ज्ञान दर्शन, विज्ञान दर्शन जैसे, कृषि दर्शन जैसे बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से बच्चों को क्लासेस भी दी गई, प्रौढ़ों को क्लासेस भी दी गई और ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें सिखाने का प्रयास किया गया। इसका एक ही उद्देश्य है एजुकेशनल सैटेलाइट्स का कि देश के हर एक कोने में जहाँ की अभी तक किसी भी कारणवश अगर शिक्षा नहीं पहुंच पाई है वहाँ पर भी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो इसको आप डिटेल में इस तरह से लिख सकते हैं। हर एक प्रश्न जो हमारे चैनल पे सॉल्व है, आप जाइए प्लेलिस्ट को चेक करिए। स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए टेक्स्ट बुक, पाठ्यक्रम आप जानते हो, इसी तरह पाठ्य पुस्तक भी आप जानते हो। तो पाठ्य पुस्तक लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से पाठ्य पुस्तक लिखी जाती है, एक विषय को लेकर जो पाठ्य पुस्तक बनती है उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है वो आपको बताना है। रेलिवेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, देखिए पाठ्य पुस्तक से संबंधित फिर ये दूसरे, तो इसी तरह के समान टाइप के एक प्रश्न आपको, अगर आप एक टॉपिक टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हो तो ये सारा क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट, ये 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे इतने क्वेश्चंस मत आप देखिए कि टॉपिक क्या है। यहाँ पे हमने क्या टॉपिक क्या है, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपको यहाँ पर क्या 3 प्रश्न देखने को मिल गए। नॉलेज से संबंधित ऊपर देखा हमने कि 4 प्रश्न देखने को मिल गए। तो एक टॉपिक पकड़िए, अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 3-4 प्रश्न तो यूँ ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक की अवधारणा, पाठ्य पुस्तक क्या है, पाठ्य पुस्तक की प्रासंगिकता क्या है, पाठ्य पुस्तक लिखने की प्रक्रिया क्या है, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैंने अलग अलग, हो सकता है 1 2 3 4 आपकी संख्या में ज़्यादा है लेकिन टॉपिक तो एक ही है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, देखिए दोनों मिलाकर क्या हुआ, एक ही तरह के प्रश्न। अगर आप थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लिए। चिंतन का संप्रत्यय क्या, भाई चिंतन क्या होता है, जब हम किसी विषय को लेकर अपने अनुभव के आधार पर उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ताकि हम, अगर हमारे सामने कोई समस्या है, कोई चुनौती है, कोई नई परिस्थिति है, उसका हमें सामना करना है, कुछ नया बनाना है, तो जब हम उसके बारे में काम करते हैं, सोचते हैं, तो ये प्रक्रिया हमारी जो है चिंतन कहलाती है। चिंतन क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। इसमें आप अपने अनुभव का, पूर्व अनुभव का, वर्तमान में आपके सामने जो साक्ष्य हैं, डेटा है, जो भी साधन उपलब्ध, इन सब का प्रयोग करते हैं और सामने वाली परिस्थिति का आप आकलन करते हैं। तो इस तरह से ये एक जटिल मानसिक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना लेकिन एक तर्क के साथ कि आगे लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। आप एक अच्छी रोड पर जा रहे हैं और अचानक आपने देखा आगे जाके बहुत भीड़ लगी है, तो आप तर्क लगाते हो, तो लॉजिकल थिंकिंग करते हो कि हो सकता है सारी गाड़ियाँ वहाँ रुकें, इसका मतलब रास्ते में कुछ ना कुछ है, हो सकता है वहाँ पर पत्थर हो, रास्ता ख़राब हो, तो लोग आगे नहीं जा रहे। ये क्या है, लॉजिकल थिंकिंग है। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या, इस तरह से आपको प्रश्न करने हैं। डिफाइन सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध को परिभाषित करें। मीनिंग ऑफ पेडागॉजी, शिक्षण शास्त्र। डिफाइन आईसीटी, देखिए ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीटी। मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे कि आपको क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सब प्रश्न आपको आते हैं, रिवाइज करके जाइए, इसी में से 10 क्वेश्चन आएंगे। मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का अर्थ। अनुभव क्या है, अनुभव
किसी चीज़ के बारे में जानना, उसके बारे में ज्ञान ग्रहण करके अपने आप को उस चीज़ से परिचित कराने की स्थिति है जिसके बारे में हमने पहले नहीं सीखा था, लेकिन जिस चीज़ का हमने अब आभास कर लिया, जिससे हम अभी खुद रूबरू हो चुके हैं। उस चीज़ का जो हमें ज्ञान हो जाता है उसे हम अनुभव कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी सड़क पे जा रहे हैं और अचानक गिर जाते हैं तो आपको अनुभव होता है कि यार इस रोड से जाना उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पर गड्ढे हैं। जब आप कोई भोजन करते हो, आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो आप क्या कहते हो, यार इस रेस्टोरेंट का भोजन जो है स्वादिष्ट है। तो ये आपको क्या हुआ, अनुभव हुआ। तो जब आप व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ को करते हो और उससे जो आपको ज्ञान मिलता है ना, वो आपके लिए अनुभव। इसीलिए अनुभव और ज्ञान आपस में जुड़े हुए होते हैं। कोर करिकुलम, समन्वित पाठ्यक्रम, एजुकेशनल टेलीविज़न, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और डिफाइन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखिए, मैंने 30 प्रश्न बनाए हैं। अगर आप 30 प्रश्न कर लेते हैं जो कि सरल हैं और सबके सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए तो सही, और वर्ष 2022 का जो सॉल्व पेपर है उसको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब हमने सेक्शन ए देखा, अब चलिए सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में ज्ञान के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि ज्ञान के स्रोतों को स्पष्ट करिए। इसके बाद आप तैयार कर सकते हैं व्हाट इज एजुकेशनल बेनिफिट ऑफ नॉलेज। देखिए, इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम में चुनिए क्योंकि इनका उत्तर लिखना सरल होता है। ज्ञान एवं शिक्षार्थी के बीच के संबंध की विवेचना करिए। 3 प्रश्न आप कर लीजिए, कल आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, मतलब आपके आने वाले एग्जाम में। एक्सप्लेन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन एज सजेस्टेड बाय डोमेन। ठीक है, अगर आपको इसका सटीक उत्तर पता हो तो आप करिए, अदरवाइज मैं ऐसे प्रश्नों को आपको लिखने के लिए मना करूंगा क्योंकि 8 नंबर के प्रश्न यानी 200 शब्दों में इसको सटीक रूप से लिख पाना थोड़ा कठिन होता है, यानी आपकी शब्दों की सीमा थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखने, एक और बढ़ाया मैंने, शैक्षिक और अनुदेशात्मक उद्देश्यों में क्या अंतर है। देखिए, शैक्षिक उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या है, एक बड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य और एक अनुदेशन करते वक्त उद्देश्य। तो जब शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ये व्यापक होता है। शिक्षा के माध्यम से आप चाहते हैं कि व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति बने, एक उपयोगी नागरिक बने, अपने देश के लिए कुछ करने योग्य बने, वो पढ़ लिख कर कोई ऐसा काम करे जिससे समाज का भला हो। लेकिन जब अनुदेशात्मक उद्देश्य की बात करते हैं, वो तत्काल होता है, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में, कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है, तो उस समय जो अनुदेशन करता उसका अपना एक उद्देश्य होता है कि अगर मैं अभी गणित पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं जोड़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो अनुदेशन के माध्यम से बच्चा जोड़ सीख जाए। अभी शैक्षिक उद्देश्य का ही एक छोटा सा भाग है आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या है, व्यापक है, इसका साइज बड़ा है, और शैक्षिक उद्देश्य के आधार पे ही हम जो अनुदेशात्मक उद्देश्यों को भी थोड़ा परिवर्तित करते हैं, या अनुदेशात्मक जो उद्देश्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं आपके। डिटेल में आप देख सकते हो। कक्षा शिक्षण में आईसीटी की भूमिका। देखिए, ये क्वेश्चन आप रख लीजिए, लिख लीजिएगा, ये जरूर आपके काम में आएगा, और इवन आपको ये देखने को मिलेगा आपके 15 नंबर के प्रश्नों में। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आईसीटी फॉर एजुकेशन एंड सोसाइटी। उसी तरह से संबंधित प्रश्न है कि शिक्षा एवं समाज के लिए आईसीटी की भूमिका। तो ये दोनों प्रश्न में से आप देखिए, कोई ना कोई एक प्रश्न आपको कल आपके एग्जाम में मिल जाएगा। आप वापस आके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर। हाउ आईसीटी कैन बी यूज फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वही चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक में क्या संबंध है। देखिए, पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस बोल सकते हैं या करिकुलम जो बोल सकते हैं, ये पहले निर्धारित होता है। अब उसको सही तरीके से बच्चों तक उसका ज्ञान, पाठ्यक्रम में जो लक्ष्य निर्धारित किया, पाठ्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों को बताने का उद्देश्य रखा गया, उसे बच्चों को सिखाने में हम पाठ्यपुस्तक की मदद लेते हैं ताकि हम उन चीज़ों को बच्चों को सिखा सकें। तो पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होती है। इसे आप थोड़ा अच्छे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 भी देख लेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन करिकुलम। तो ये आप लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पाठ्यचर्या। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के बीच संबंधों का विवरण दीजिए। वही रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। शिक्षक के लिए वीडियो टेप की उपयोगिता। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और मैं इसको अवॉइड करना चाहूँ कि आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, या फिर आप इसमें आप 10-15 पॉइंट लिख दें आप, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 अच्छा है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मेथड। ये बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया प्रश्न, आप देख सकते हो।
क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट मिसकॉप्शन। ये मुझे बहुत पसंद है कि बच्चों की यानी कि एक बच्चे और वयस्क के बीच में गलत अवधारणाओं के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। देखिए, बच्चों की जो गलत अवधारणाएं होती और वयस्कों की जो गलत अवधारणाएं होती, दोनों में अंतर होता है। बच्चों की जो गलत अवधारणाएं होती उसे सही करना आसान होता है, सही उदाहरण और सही तरीके से हम बच्चों की गलत अवधारणाओं को दूर कर सकते हैं। जबकि वयस्कों में जो अवधारणाएं गलत रूप से घर कर जाती हैं उसे दूर कर पाना कठिन काम होता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से उनके साथ में है। तो बच्चों की अवधारणाएं और जो वयस्क होते हैं उनकी अवधारणाएं, दोनों में अंतर होता है। बच्चों की अवधारणाएं भले ही गलत होती है लेकिन वो उनके सीखने के लिए आधार का काम करती है, जबकि वयस्कों के लिए गलत अवधारणाएं कहीं ना कहीं उनके विकास में, उनके सीखने समझने की प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें कहीं ना कहीं बाधा के रूप में कार्य करती हैं। डिटेल में क्वेश्चन के आंसर है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए तो सही। व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है। इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। डिस्क्राइब इन डिटेल द टीचिंग इन्फॉर्मेशन। शिक्षण सूचनाओं पर सविस्तार वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 11, क्लासीफाई द स्टैंडर्ड पेडागोजिकल मेथड एंड डिस्क्राइब वन टीचिंग मेथड। ये भी आप लिख सकते हो। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस इन फील्ड ऑफ पेडागोजी। देखिए, ये मैं आपको सब क्वेश्चन दिखा रहा हूँ लेकिन आपको सब करने की ज़रूरत नहीं। शुरुआत के जो 10 प्रश्न मैंने आपको बताया ना, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्हाट आर द टीचिंग स्किल, इसमें से आपको जो अच्छे लगते हैं वो प्रश्न आप सेलेक्ट कर लीजिए। इतने भी प्रश्न आप कर लेते हैं, मैंने आपको इतने प्रश्न बताया, 10 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता है, तो यानी 12 प्रश्न बता दिए हैं आपको। व्हाट आर द टीचिंग स्किल, राइट इन डिटेल वन टीचिंग स्किल। आप चाहो तो इस प्रश्न को कर लो, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसको वीडियो टेक्स्ट इज नॉन प्रिंट मीडिया, राइट इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। एक्सप्लेन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, चाहे तो आप जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं, आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग तैयार कर सकते हैं, इंटरोगेटिव डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस के ऊपर भी आप जो कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको कोई एक प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लिए। अब चलते हैं सेक्शन सी में। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा का क्या अर्थ है। भाषा और चिंतन के बीच संबंध को बताते हुए विद्यालय विषयों में इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करें। देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, तो इसको लिख लीजिए। हाउ डू यू डेवलप थिंकिंग इन क्लासरूम, सबसे अच्छा और सरल प्रश्न है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। द कंडीशन, अधिगम परिस्थिति अनुदेशन के मूलाधिकार हैं, सविस्तार लिखिए। देखिए, द कंडीशन ऑफ लर्निंग आर द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं, प्रश्न संख्या 2 और 3 तैयार कर लीजिए। एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और ये तीसरा कर लीजिए। आपको यहाँ से 2 प्रश्न आराम से आप कर पाओगे, मेरा ये वादा है आपसे। शिक्षण शास्त्र में प्रयोजन आधारित अधिगम विधि को समझाइए। और व्हाट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, और मैं आपको चौथा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, ये भी आप कर लीजिए। ये वाला प्रश्न, ये सूचना संप्रेषण तकनीक ICT क्या है और इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा शिक्षण शास्त्र में पाठ्यपुस्तकों की विशेषताओं का सविस्तार वर्णन करिए, ये भी आप कर सकते हो आराम से। विनिमय के विभिन्न प्रकार की विवेचना करें। डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कौन कौन से माध्यम से आप चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। शिक्षा में वातावरण के महत्व को समझाइए। जो आप शिक्षा ग्रहण करें इसमें आपके आसपास का वातावरण, स्कूल का वातावरण, घर का वातावरण क्यों महत्वपूर्ण है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, शिक्षा में गत्यात्मक सीखने की अवधारणा को स्पष्ट करें। मोटर लर्निंग जो होती है शिक्षा में, वो क्यों महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। और ज्ञान सूचना से किस प्रकार भिन्न है, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उदाहरण सहित इसकी चर्चा करिए। सिचुएटेड कॉग्निशन, अभी हम बात करें, अभी हम जो परिस्थिति में बैठकर जब चीज़ों को सीखते हैं उसे हम कहते हैं सिचुएटेड कॉग्निशन। यानी कि अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप ड्राइविंग करिए और अब सीखिए ड्राइविंग, तो इसे कहते हैं सिचुएटेड कॉग्निशन। खाना बनाना है तो खाना बनाइए और सीखिए, इसे कहते हैं सिचुएटेड कॉग्निशन। ठीक है, तो ये मोस्टली हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग की। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के बीच में संबंधों की विवेचना करिए। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप भी इसको यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इतने प्रश्न को तैयार कर लीजिए, आपका
कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।